वेलकम टू स्टडी गो विद ज़ीनत। आज इस वीडियो में हम एडमिशन एंड कन्फेशन के संबंध में जो भारतीय साक्षी अधिनियम में प्रोविजन दे रखे हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। एडमिशन के बारे में सेक्शन 15 से 21 एंड सेक्शन 25 दे रखा है। इसके बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन 17 से लेकर 23 तक के प्रोविजन एंड सेक्शन 31। वहीं भारतीय साक्षी अधिनियम में कन्फेशन के बारे में दे रखे हैं सेक्शन 22 से लेकर 24 तक के प्रोविजन। इसके बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन 24 से लेकर 30 तक के प्रोविजन। तो ये चीज हर एक सेक्शन के साथ में रिपीट नहीं करूंगी कि भारतीय साक्षी अधिनियम में जो अब सेक्शन है वो पहले कौन सा सेक्शन होता था। ये आपको फुटनोट में साथ साथ में हाईलाइट होता रहेगा, तो इसलिए आप जब भी मैं ऐसे कहूंगी कि अगला सेक्शन है भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 15, तो आप ये फुटनोट जरूर देख लेना। इससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट में ये जो भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन हम पढ़ रहे हैं कौन सा सेक्शन था। अगर आपको भारतीय साक्षी अधिनियम के सारे लेक्चर्स चाहिए तो वो सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 के वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा उस कंटेंट का मैंने एक बुक लॉन्च किया है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, जो कि बाय पोस्ट भेजी जाएगी। अगर आपको परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। बाकी क्रिमिनल लॉज जो है न्यू वाले वो भी जल्द ही बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे, और उसके बारे में ना आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद ज़ीनत पर मैं अपडेट दे दूंगी जल्द ही। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद ज़ीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीज़ों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीज़ों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एडमिशन के बारे में जो प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 15, इसमें बता रहे हैं कि एडमिशन क्या होता है। एडमिशन की डेफिनेशन, एडमिशन को हिंदी में कहते हैं स्वीकृति। तो एडमिशन मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो कि ओरली बोली गई हो या फिर लिखकर या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, कंप्यूटर में, ईमेल में, मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह में, और उस स्टेटमेंट से किसी फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई अनुमान सजेस्ट हो रहा है, तो उस स्टेटमेंट को अपन लोग कहेंगे एडमिशन। और वो स्टेटमेंट किसके द्वारा की गई होनी चाहिए? वो स्टेटमेंट उन पर्सन के द्वारा उन परिस्थितियों में की गई होनी चाहिए जो कि यहाँ पर सेक्शन 16 से लेकर 18 तक के प्रोविजन में बताया गया है। तो सेक्शन 15 से ये चीज तो आप लोगों को क्लियर है कि जो एडमिशन है वो ओरली हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है। अब सवाल अगर ये आए कि हमने ना किसी पर्सन से कुछ पूछा था बट उसने जवाब नहीं दिया, वो चुप रहा, या फिर उसने कोई ऐसा कंडक्ट किया या उसके हाव भाव कुछ ऐसे थे जिससे मतलब हमें लग रहा है कि हाँ उसने वो बात एडमिट कर ली, तो क्या उसकी उस चुप्पी को, उसके उस कंडक्ट को या उसके उस हाव भाव को हम मान सकते हैं सेक्शन 15 में एडमिशन? तो इसका आंसर है हाँ। क्योंकि जब किसी पॉइंट को लेकर किसी पर्सन की ड्यूटी होती है कि वो बोले, उसको एक्सप्लेन करे, उस पर क्लैरिटी दे, बट वो चुप रहता है या कुछ ऐसा कंडक्ट कर देता है जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो उस बात को एडमिट कर रहा है, तो तब हम उसकी चुप्पी को, उसके कंडक्ट को, उसके हाव भाव को एडमिशन मान सकते हैं। और जब किसी पॉइंट को लेकर कोई पर्सन चुप रहता है, जिस टाइम पर उसको बोलना चाहिए था, कुछ नहीं बोलता है, तो तब उसके ऊपर लग जाता है एस्टॉपल बाय साइलेंस। यानी कि अब बाद में ना वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, उसको कहेंगे भाई तू तब तो चुप रहा था, अब काहे बोल रहा है। ओके, उस पर लगा देंगे एस्टॉपल बाय साइलेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप चोरी से ना कहीं घूमने गए, ठीक है, आप घर पे आए, वापस लेट हो गया बहुत ज्यादा, आपके पेरेंट्स से पूछा भाई कहाँ थे तुम, एंड मीन वाइल आप बिल्कुल चुप हो गए, आप कुछ बोल ही नहीं पाए। कई बार ऐसा होता है ना कि समझ नहीं आता कि जवाब क्या दे, क्योंकि पहले से हम प्लान ही नहीं करके गए थे कि अगर मम्मी पापा पूछेंगे तो क्या बताएंगे। वैसे तो रास्ते रास्ते में जाते जाते ही प्लान कर लेते हैं कि हम ये बता देंगे, बट मान लो प्लान ही नहीं किया, अचानक से मम्मी पापा आए और पूछ लिया भाई कहाँ थे तुम चुप हो गए बिल्कुल। 5-6 मिनट की साइलेंस के बाद आप बोलते हो, मतलब आपके माइंड में बहाने आ जाते हैं, फिर वो बोलते हो, तो आपके पेरेंट्स कहेंगे बेटे 5 मिनट जो तू ये चुप रही ना, इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, अब एस्ट्रोपल बाय साइलेंस लगा रहे हैं तेरे पे। अब उस 5 मिनट की चुप्पी का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह गए थे तुम जो हम अलाउ नहीं करते हैं। इस बात को आप एडमिट कर रहे हो बाय दैट साइलेंस ऑफ 5 मिनट, तो इसलिए अब पेरेंट्स लगा देंगे आपके ऊपर एस्टॉपल बाय साइलेंस। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, भारतीय साक्षी अधिनियम में सेक्शन 6 दे रखा है, उसमें ना इलस्ट्रेशन जी है जो इसका बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ए ना बी से 10,000 रुपये लिया था, तो अब मामला कोर्ट में चला गया, उसने पैसे वापस नहीं दिए होंगे ना, तो अब सवाल बना वहां पे ये फैक्ट एंड इशू कि क्या ए ने बी से 10,000 रुपये लिए थे। तो अब हमारे पास कुछ फैक्ट है क्या कि ना जो ए है वो सी से पैसे मांगने गया था उधार। मतलब पता ऐसा होता है कुछ लोग ना, मतलब
जिनको उधार मांगने की आदत होती है, वो एक के बाद दूसरे के पास, दूसरे के बाद तीसरे के पास उधार मांगने जाते ही रहते हैं। तो वैसे ही जो ए है, अब वो सी के पास गया उधार मांगने। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि एक पर्सन होता है डी, जो कि ए के सामने ही ये कहता है सी से कि देख भाई, ये जो ए है ना, ये बहुत हरामी है, मतलब इस पे विश्वास मत करना, क्योंकि इसने ऑलरेडी बी से 10,000 रुपए लिए हुए हैं। तो जो ए है वो ऐसा सुनने के बाद, अगर उसने बी से पैसे नहीं लिए होते तो वो भड़क जाता ना कि तू पागल है, ऐसे क्यों बोल रहा है, मैंने तो नहीं लिए। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, जो ए है वो वहां से चुपचाप निकल जाता है पतली गली से। इट मीन्स कि जो ए है वो ये बात एडमिट किया है यहाँ पर चुप रह के, और इस तरह से चुप रहकर वो गया, यानी कि ये हो गया उसका कंडक्ट, जो कि डी की स्टेटमेंट से हुआ था इन्फ्लुएंस, सब्सिक्वेंट कंडक्ट ए का। और ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट सेक्शन 6 में तो रेलेवेंट है ही, साथ ही ये डीम्ड एडमिशन भी है। एक केस आता है बहुत पॉपुलर, मायो वर्सेस मायो का ऑस्ट्रेलियन केस है। इस केस में होता क्या है कि एक महिला ने ना अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर कराई थी, और जो फॉर्म भरा था उसने, उसमें फादर का नाम और प्रोफेशन जहां पर पूछा जाता है ना, वहां पर उसने खाली छोड़ दिया। तो अब इस चीज से कोर्ट ने ये अनुमान लगाया कि या तो उसको बच्चे के फादर का नाम ही नहीं पता था, या फिर वो अडल्ट्री में थी और दैट्स वाई जो बच्चा था वो इलिजिटिमेट था। तो ये डीम्ड एडमिशन, जो महिला का कंडक्ट था फादर के नाम और प्रोफेशन को लेकर चुप रहने वाला, इस चीज को डीम्ड एडमिशन माना गया इस मामले में। इसके अलावा आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 41 भी देख सकते हो, जहां पे ऑस्टेंसिबल ऑनर ट्रांसफर करता है, तो फिर अगर ऑनर कुछ नहीं बोला तो फिर मान लिया जाता है कि ऑनर भी उस ट्रांसफर को लेकर सहमत था। और आपका डीम्ड एडमिशन के रिगार्डिंग सीपीसी में ऑर्डर 12 रूल 2A भी दे रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी आपने ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स एडमिशन के रिगार्डिंग, कि जो एडमिशन है वो सिर्फ फैक्चुअल बातों का होता है, वो किसी पॉइंट ऑफ लॉ को लेकर नहीं किया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि किसी पर्सन ने किसी पॉइंट ऑफ लॉ के संबंध में ये पर्टिकुलर चीज एडमिट की थी। फॉर एग्जाम्पल, ए ये कहता है कि XYZ प्रोडक्ट्स इंडिया में टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, और इस बात पर विश्वास करके ना बी इन्वेस्टमेंट कर देता है इन प्रोडक्ट्स में। बाद में बी को पता चलता है कि ऐसा है ही नहीं, बल्कि इन प्रोडक्ट्स पर 50% टैक्स लगता है इंडिया में। तो अब यहां पर बी ये नहीं कह सकता है कि ए ने तो इस चीज के रिगार्डिंग, जो कि टैक्सेशन लॉ का पॉइंट है, ये बात एडमिट की थी कि भाई XYZ पे टैक्स ही नहीं लगता इंडिया में। क्योंकि जिस भी कंट्री में आप हो, चाहे उस कंट्री के आप सिटीजन हो या आप किसी अदर कंट्री में हो, जिस भी कंट्री में आप हो, उस कंट्री का लॉ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। इसलिए आप किसी पॉइंट ऑफ लॉ को लेकर ये नहीं कह सकते हो कि किसी पर्सन ने तो ये बात एडमिट की थी, क्योंकि अगर एडमिशन पॉइंट ऑफ लॉ को लेकर अलाउ कर दिया गया ना, तो फिर ऐसे लोग अपना ही खुद का अलग ही लॉ बनाने लग जाएंगे। बाकी मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ के रिगार्डिंग भी एडमिशन नहीं हो सकता है। ये कहा गया था राम भरोसे वर्सेस राम स्वरूप 2001 के केस में। इसके अलावा गार्डियन एड लिटम या फिर नेक्स्ट फ्रेंड जो होते हैं माइनर के, वो अगर कोई एडमिशन करते हैं तो उस एडमिशन से माइनर बाउंड नहीं होता है। साथ ही जो एडमिशन्स किए जाते हैं तो उनको ना पूरा का पूरा ही हमें एक्सेप्ट करना होता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसको टुकड़ों में बांट दिया और फिर उसमें से कोई पार्ट निकाल ले रहे हैं और जिसने बात एडमिट की थी ना उसके अगेंस्ट हम उसको लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते, ये कहा गया था पलविंदर कौर के केस में। बट हम क्या कर सकते हैं, अगर जो एडमिशन किया था किसी पर्सन ने, उसके पूरे एडमिशन में से कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे पास एविडेंस हैं उनसे वो हो रही हैं डिस्प्रूव, तो जो बातें एविडेंस से डिस्प्रूव हो रही हैं उनको बाहर निकाल के बाकी पर हम रिलाई कर सकते हैं। ये कहा गया था शिवराम वर्सेस शिवचरण के केस में। साथ ही आपने ये चीज देखी होगी कि कन्फेशन जो को एक्यूज का होता है वो हम पढ़ते हैं सेक्शन 25 में कि वो रेलेवेंट होता है। क्रिमिनल लॉ में ये चीज है, बट सिविल लॉ में ये चीज नहीं है। अगर एक डिफेंडेंट ने किसी सूट में कोई बात एडमिट की तो वो दूसरे डिफेंडेंट के अगेंस्ट एडमिशन नहीं मानी जा सकती है। अब यहां पर ये और जान लो कि किन किन के स्टेटमेंट्स को एडमिशन माना जा सकता है। तो इस चीज के रिगार्डिंग सबसे पहले सेक्शन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जो सूट और प्रोसीडिंग की पार्टी होती है ना, उन्होंने जो भी स्टेटमेंट किए उनके स्टेटमेंट को एडमिशन माना जा सकता है। सेकेंडली, उन पार्टी ने जो भी अपनी फॉर्मल एजेंसी के थ्रू एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अथॉरिटी देकर एजेंट वगैरह हायर किए थे, तो उन एजेंट ने जो भी स्टेटमेंट किए उन स्टेटमेंट को भी उन पार्टी के अगेंस्ट एडमिशन माना जा सकता है। थर्डली, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में अगर सूट लड़ा जा रहा है तो उस सूट में रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो पर्सन काम कर रहा है
तो जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर को होल्ड किए हुए था और उस करेक्टर में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सूट में वो निभा रहा था, उस दौरान वो जो भी स्टेटमेंट करेगा वो बाकी पार्टी के अगेंस्ट भी एडमिशन माने जा सकते हैं। नेक्स्टली, जिनका भी पिक्यूनरी या प्रोप्रिएटरी इंटरेस्ट है सूट के सब्जेक्ट मैटर में, उनके भी स्टेटमेंट यहाँ पर एडमिशन माने जा सकते हैं। एंड लास्टली, जो प्रिडिसेसर इन टाइटल होता है, मतलब पार्टी से पहले किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जिसकी ऑनरशिप थी, जिससे ऑनरशिप पार्टी ने डिराइव की है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पीस ऑफ लैंड को लेकर विवाद चल रहा था मेरे और किसी पर्सन के बीच में, ठीक है, और वो पीस ऑफ लैंड मैंने खरीदा था अमू नाम के पर्सन से। तो जब उसने मुझे वो बेचा, उस दौरान उसने जो कुछ भी कहा था, लाइक उसने कहा था कि इसमें ना पी का भी हिस्सा है, बट ना मैं चुपचाप से बेच रहा हूं तुम्हें। तो अब इसने ये जो बात कही थी ना, वो मेरे अगेंस्ट भी एडमिशन मानी जा सकती है। अब हमारे पास एक जनरल रूल आता है जो कि ये कहता है कि जो भी पर्सन किसी सूट या प्रोसीडिंग के स्ट्रेंजर है, यानी कि अगर किसी पर्सन का किसी सूट या प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, वो स्ट्रेंजर है, तो उस पर्सन ने अगर कोई स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं तो उस पर्सन के उन स्टेटमेंट्स का भी ना उस सूट या प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं होगा। यानी कि उस पर्सन के उन स्टेटमेंट्स को उस सूट या प्रोसीडिंग में एडमिशन नहीं माना जाएगा। बट इस जनरल रूल का भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन 17 एंड सेक्शन नंबर 18 में। तो सबसे पहले अगर हम देखें भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है, ये सिंपल शब्दों में ये कहता है कि अगर किसी सूट में क्या करना है, किसी पर्सन का कोई रोल या कोई लायबिलिटी प्रूफ करनी है, क्योंकि उस सूट में ना उस पर्सन का वो रोल या वो लायबिलिटी जो है वो रेलेवेंट है। तो अगर जब वो पर्सन उस रोल में था या उस लायबिलिटी के तहत था, तो उस दौरान अगर उसने कोई स्टेटमेंट्स वगैरह किए थे, तो उसके उन स्टेटमेंट्स को ना एडमिशन माना जा सकता है। भले ही वो पर्सन सूट की पार्टी नहीं है, लेकिन उसके स्टेटमेंट एडमिशन माने जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए को ना ड्यूटी मिलती है कि वो बी के लिए किराया कलेक्ट करेगा बी के किराएदारों से, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए है वो ना सी नाम के किराएदार से ना रेंट ही नहीं कलेक्ट करता है, तो इस वजह से जो बी है वो ए के ऊपर लाता है सूट कि भाई इसने तो पैसे कलेक्ट नहीं किए सी से और सी के ऊपर मेरे पैसे ड्यू थे। तो अब ए कहता है कि ऐसा है ही नहीं, कोई पैसा ड्यू नहीं है सी के ऊपर बी का। तो अब यहाँ पर जो सी है वो तो सूट की पार्टी है ही नहीं, लेकिन सी ने ये कहा कि भाई उसको तो बी के पैसे देने हैं, बी का किराया देना है, तो ये सी का स्टेटमेंट एडमिशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि ये रेलेवेंट फैक्ट है ए के अगेंस्ट, जो कि मना कर रहा था कि सी ने ना कोई पैसा नहीं देना है, कोई रेंट नहीं देना है बी का। भारतीय साक्षी अधिनियम का अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 18, जो कि ये कहता है कि मान के चलो कि किसी मैटर के रिगार्डिंग ना डिस्प्यूट चल रहा है, तो जिन भी पार्टीज के बीच में चल रहा है उनमें से अगर किसी भी पार्टी ने उस मैटर के संबंध में कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी पर्सन का एक्सप्रेसली रेफरेंस दिया था कि भाई इससे जाके पूछो, तो इस पर्सन ने जो भी स्टेटमेंट दिए उनको ना एडमिशन माना जाएगा एज पर सेक्शन 18 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम। फॉर एग्जाम्पल, सवाल ये आता है कि ए ने बी को जो घोड़ा बेचा क्या वह साउंड माइंड का है, मतलब स्वस्थ चित है। तो अब यहाँ पर ये चीज कि ए ने ना बी से कहा था कि जाओ सी से पूछो, सी को सब पता है घोड़े के बारे में, तो अब सी ने जो भी कहा होगा कि हाँ भाई सही है घोड़ा या पागल है, तो वो चीज यहाँ पर एडमिशन मानी जाएगी सेक्शन नंबर 18 में। अब यहाँ पर पेज नंबर 19 जो है ना बुक का, जिसने मुझसे बुक स्टार्टिंग में परचेस की थी वो लोग प्लीज एक चीज करेक्ट कर लेना। सेक्शन 19 के ऊपर जो जनरल रूल लिखा हुआ है वो ऐसे करके लिखा हुआ है बुक में, एडमिशन कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट अ पर्सन हु मेड इट। तो यहाँ पे ना नॉट कट करना है। जो आप बुक्स परचेस कर रहे हैं मुझसे, मैंने उनकी बुक में ये चीज़ ब्लू पेन से कट की हुई है, ठीक है। जिनकी बुक में कट नहीं की हुई है वो प्लीज कट कर लेना, या फिर इस जनरल रूल की जगह ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, एडमिशन कैन नॉट बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु मेड इट, ठीक है। तो ये जो मिस्टेक हुई है उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफी मांगती हूँ, आई एम सो सॉरी। एंड कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि ये गलती हो गई है बुक में, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बताना, या फिर किसी भी जरिए आप मुझे वो जरूर बताना ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो अगला जनरल रूल आता है वो देखो क्या कहता है।
वो ये कहता है कि दो तरह के एडमिशन होते हैं, एक होता है सेल्फ हार्मिंग, एक होता है सेल्फ सर्विंग। सेल्फ हार्मिंग बोले तो जो बातें हम अपने अगेंस्ट कबूलते हैं, एडमिट करते हैं। सेल्फ सर्विंग जो हम अपने फेवर में कबूल करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो हमने अपनी अगेंस्ट बातें मानी हैं, एडमिट की हैं, वो ही एविडेंस में दी जा सकती हैं। बट जो बातें हमने अपने फेवर में बोली हैं वो हमारे बिहाफ पे प्रूव नहीं की जा सकती हैं। जो अगेंस्ट किए गए एडमिशन वो यूज किए जा सकते हैं एविडेंस में, जो अपने फेवर में हमने बातें एडमिट की वो हमारे फेवर में प्रूव नहीं की जा सकती हैं। तो ये जनरल रूल है, और यह जनरल रूल ही सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 19 में दिया गया है कि एडमिशन रेलेवेंट होते हैं और प्रूव किए जा सकते हैं उन एडमिशन को करने वाले पर्सन या उनके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट ही प्रूव्ड, ठीक है, उनके फेवर में प्रूव नहीं किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ये कहता है कि कोई पर्टिकुलर डीड जो है वो जेन्युइन है, बट बी क्लेम करता है कि नहीं वो तो फोर्स्ड है। तो अब कोर्ट के सामने जो फैक्ट एंड इशू कोर्ट ने सॉल्व करना है वो क्या है, क्या वो डीड फोर्स्ड है। तो अब यहाँ पर ए जो स्टेटमेंट यहाँ पर कर रहा है कि डीड जेन्युइन है, अगर ए ने पहले भी कभी ऐसा कुछ एडमिट किया हुआ है तो ये चीज़ हम मानेंगे कि वो सेल्फ सर्विंग एडमिशन है और ए अपने उन स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकता है। वहीं अगर बी ने भी कभी ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है कि डीड तो फोर्स्ड है, तो ये स्टेटमेंट बी का भी सेल्फ सर्विंग माना जाएगा और इसलिए वो एविडेंस में नहीं दिया जा सकता है। बट अगर इसका उल्टा हो, अगर बी ने कभी ये बात एडमिट की थी कि जो डीड है वो जेन्युइन है, तो उस स्टेटमेंट को ना ए प्रूव कर सकता है बी के अगेंस्ट, क्योंकि वो बी का सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है। वहीं अगर ए ने कहीं ये कहा हो कि जो डीड है वो फोर्स्ड है, यहां पर तो बोल रहा है कोर्ट में कि डीड तो जेन्युइन है, वहीं अगर ए ने कभी ये बात एडमिट की हो कि डीड फोर्स्ड है, तो उसकी ये बात सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है और इस सेल्फ हार्मिंग एडमिशन को ए के अगेंस्ट बी प्रूव कर सकता है। तो ये जो जनरल रूल अभी हमने सेक्शन 19 का डिस्कस किया, इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन सेक्शन 19 में ही दे रखे हैं, जो कि ये कहते हैं कि कुछ परिस्थितियां हैं ऐसी जिनमें एक पर्सन के द्वारा किया गया सेल्फ सर्विंग एडमिशन उसके फेवर में या उसके रिप्रेजेंटेटिव जो मतलब उसके एयर्स वगैरह है उनके फेवर में प्रूव किया जा सकता है। तो पहली परिस्थिति क्या है, अगर वो एडमिशन भाई एडमिशन करने वाले पर्सन के मरने के बाद सेक्शन 26 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रेलेवेंट हो सकता था, तो भाई वो मरने से पहले भी यहाँ पर भले ही सेल्फ सर्विंग एडमिशन है उसको उसके फेवर में प्रूव किया जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर इल्जाम लगता है कि उसने मान के चलो 22 जून 2024 को कोई क्राइम किया था देहरादून में, तो अब यहाँ पर प्ली ऑफ एलिबाई प्रूव कर रहा है जो एक्यूज है वो कैसे, सेल्फ सर्विंग एडमिशन पेश करके। तो वो क्या सेल्फ सर्विंग एडमिशन है, सेल्फ सर्विंग एडमिशन यह है कि भाई वो ये कह रहा है कि मैंने ना एक लेटर लिखा था, कहाँ पे लिखा था, गोवा में लिखा था, कौन सी तारीख को, इसी तारीख को लिखा था भाई साहब, कैसे मान ले, भाई गोवा का पोस्ट मार्क लगा हुआ है उसके ऊपर। तो कल के दिन अगर मान लो ये पर्सन मर जाता तो तब हम उसके इस लेटर को जो कि उसने लिखा था गोवा में 22 जून 2024 को जिसपे गोवा का पोस्ट मार्क लगा था, इसको हम एडमिसिबल मानते भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 26 क्लोज बी में। तो इसीलिए उसके इस सेल्फ सर्विंग एडमिशन को हम उसके मरने से पहले भी भले ये उसके फेवर में है हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरा एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर एडमिशन कंटेन करता है किसी स्टेट ऑफ बॉडी या माइंड, उल्टा बोल दिया, पैदा भी मैं उल्टी हुई थी, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एडमिशन कंटेन करता है स्टेटमेंट किसी स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी के एग्जिस्टेंस के बारे में, और वो स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी या तो रेलेवेंट है या फिर इशू में है। रेलेवेंट कौन से सेक्शन में बता रखी है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 12 में। और जब स्टेटमेंट किया गया था ना उस दौरान वो स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी एग्जिस्टेंस में भी था, और साथ ही कुछ ऐसे कंडक्ट भी किया गया था या किए गए थे जिसकी वजह से ना हम ये कह सकते हैं कि उस स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी का गलत होना ना होना इम्पॉसिबल है, इवन वो बल्कि एग्जिस्टेंस में था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए एक घर का पोजेशन लेना चाह रहा है बट उसके फादर उस घर का पोजेशन उसे नहीं लेने दे रहे हैं। अब एक कोर्ट में पहुंच जाता है और प्रस्तुत करता है एक गिफ्ट डीड जिसके तहत ये घर उसके फादर ने उसको दिया था। तो वो ये इलेज करता है कि देखो पहले तो इन्होंने मुझे गिफ्ट किया ये घर, और अब ये घर जो इतनी अच्छी लोकेशन पे है ये अब मुझे दे ही नहीं रहे हैं। तो जो फादर हैं ए के वो ये कहते हैं कि देखो बात ये ऐसी है कि ये जो गिफ्ट डीड इसने मेरे से एग्जीक्यूट कराई थी ये तब कराई थी जब जो मेरा माइंड था उसका स्टेट सही नहीं था,
आई वॉज उतना ज़्यादा अनकॉन्शियस कि मैं कोई लीगल डॉक्यूमेंट अगर मुझसे एग्जीक्यूट कराया जा रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो उसके लीगल कंसिक्वेंस को मैं समझ ही नहीं सकता था। तो अब इशू में ये चीज़ है कि क्या सही में फादर का स्टेट ऑफ माइंड वैसा था जैसा कि फादर एलिज कर रहे हैं। तो फादर का ये स्टेटमेंट कि हाँ मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऐसा था कि मैं उस गिफ्ट डीड के कंसिक्वेंस को नहीं समझ सकता था। मेरे बेटे ने मेरे अंगूठे का ठप्पा अपने आप ही लगवाया है गिफ्ट डीड पे, और मेरा जो अनकॉन्शियस स्टेट था माइंड का, उस चीज़ के लिए ना जो मेरा फ्रेंड है सी, उसने मेरे पास एक डॉक्टर भी भेजा था और फिर उस डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया था और ट्रीटमेंट में लगभग पूरे 2-3 महीने लगे। और फिर जब मैं बिल्कुल फिट स्टेट ऑफ माइंड में आ गया तो मैंने फिर उस डॉक्टर को उस ट्रीटमेंट के बदले में काफ़ी सारी अच्छी फीस भी दी थी। तो यानी कि अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पर ऐसा ना होता तो मेरा दोस्त सी जो है वो मेरे पास डॉक्टर क्यों भेजता, और जो डॉक्टर आया था वो मेरा ट्रीटमेंट क्यों करता, और डॉक्टर ने जब मेरा ट्रीटमेंट किया मुझे ठीक किया उसके बाद में उसको फीस क्यों देता। तो ये जो कंडक्ट हुआ है ना, ये कंडक्ट फादर के अनकॉन्शियसनेस को, जो कि वो बता रहा है कि उस टाइम पर जब गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की थी वो अनकॉन्शियस था, फॉल्सहुड होने से इम्प्रोबेबल बना रहा है। और इसलिए फादर का ये सेल्फ सर्विंग एडमिशन, ये सारी बातें जो हैं वो फादर के हित में ही तो हैं। तो ये सारी सेल्फ सर्विंग बातें फादर की यहाँ पर एक्सेप्शन में आएंगी और प्रूव की जा सकेंगी, भले ही वो फादर के फेवर में है। तीसरा एक्सेप्शन ये कहता है कि एडमिशन की बजाय किसी और तरीके से अगर वो स्टेटमेंट जो कि सेल्फ सर्विंग है रेलेवेंट हो रहे हैं किसी और रीजन की वजह से, इसलिए नहीं कि वो एडमिशन है, तो तब भी वो भले ही सेल्फ सर्विंग है, प्रूव किए जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 19 भारतीय साक्षी अधिनियम का। भारतीय साक्षी अधिनियम का अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 20। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमने सेक्शन 15 में पढ़ा था कि जो एडमिशन है वो ओरल भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइप के भी हो सकते हैं। कब हम साइलेंट रहने को भी एडमिशन मान सकते हैं ये भी पढ़ा था। कंडक्ट को कब माना जा सकता है एडमिशन, तो जो साइलेंट वाले एडमिशन है, जो कंडक्ट वाले एडमिशन है, वो ना ओरल एडमिशन की ही संज्ञा में आते हैं। तो जो ओरल एडमिशन्स होते हैं उनको ना सेक्शन 58 के क्लोज 6 में माना जाता है सेकेंडरी टाइप ऑफ एविडेंस। और डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में ओरल एडमिशन अगर किया जाता है तो उसको भी माना जाता है सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 58 के क्लोज 5 में। हमारे पास देखो सेक्शन 54 में जनरल रूल ये है कि हम हर तरह के फैक्ट को ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के जो कंटेंट होते हैं, उनको ना उसी से प्रूव करना चाहिए, उसके लिए ओरल एविडेंस नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज सेक्शन 59 में कही गई है। बट इसका एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है सेक्शन 60, जहां पर उन डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हम सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 20 में सबसे पहली बात इन्होंने कही है कि जो ओरल एडमिशन है डॉक्यूमेंट के कंटेंट का, वो रेलेवेंट नहीं होता है। बट कब हो सकता है, जब जो पार्टी मतलब ये एविडेंस देना चाह रही है ओरल एडमिशन वाला, वो ये शो करती है कि वो ना भारतीय साक्षी अधिनियम के तहत, लाइक सेक्शन 60 जो है ना भारतीय साक्षी अधिनियम का, उसके तहत उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट का सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल हो गई है, तो वो कर सकती है फिर ओरल एडमिशन के थ्रू डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ। या फिर अगर उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को लेकर सवाल आता है जो कि प्रोड्यूस किया गया है, तो तब उसको भी ओरल एडमिशन के थ्रू प्रूफ किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग भी ओरल एडमिशन किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 20। और एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, जो ओरल अकाउंट दे रहा है किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट का, वो वही पर्सन होना चाहिए जिसने वो खुद देखा है। ठीक है, देखा हुआ है नहीं बोल रहा है आके कि डॉक्यूमेंट में ये लिखा है, डॉक्यूमेंट में वो लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो हमारे पास सेक्शन 55 में ये जनरल रूल है कि जो ओरल एविडेंस है वो होना चाहिए डायरेक्ट। भारतीय साक्षी अधिनियम का अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 21। भारतीय साक्षी अधिनियम में एडमिशन के बारे में जो भी सेक्शन दे रखे हैं वो सिविल क्रिमिनल दोनों जगह अप्लाई होते हैं, सिर्फ सेक्शन 21 को छोड़ के, क्योंकि ये ऐसा इकलौता सेक्शन है एडमिशन के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस के ऊपर ही अप्लाई होता है। और ये कहता है कि सिविल मामलों में ऐसे एडमिशन रेलेवेंट नहीं होंगे जो या तो इस एक्सप्रेस कंडीशन पर किए गए थे कि भाई इनका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में किए गए थे जिनसे कोर्ट ये अनुमान लगा सकती है कि पार्टीज ना आपस में एग्री हुए थे कि इनका ना एविडेंस नहीं दिया जाना चाहिए। ओके, तो ऐसे एडमिशन सिविल मामलों में रेलेवेंट नहीं होंगे। ओके, बट
इस चीज का एक्सेप्शन है क्या? सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में जो एविडेंस देने के लिए एडवोकेट को कंपेल किया जा सकता है वो चीज, क्योंकि उसके ऊपर सेक्शन 21 के प्रोविजन कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इस सेक्शन में हमने जो पढ़ा उसका मतलब ये नहीं होगा कि एडवोकेट को एग्जेम्प्ट कर रहा है ऐसे मैटर के बारे में एविडेंस देने से जिसका एविडेंस एडवोकेट से निकलवाया जा सकता है, कंपेल किया जा सकता है सेक्शन 132 के सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में। तो वो चीज है क्या? जैसे कि अगर एडवोकेट को जो क्लाइंट है इलीगल पर्पस के फर्दरेंस में कुछ कम्युनिकेट किया तो वो चीज वो डिस्क्लोज कर सकता है, या फिर एडवोकेट ने ना ये चीज ऑब्जर्व की कि जब से क्लाइंट मेरे से सर्विस लेना शुरू किया है तब से या तो उसने कोई क्राइम कमिट किया है या कोई फ्रॉड कमिट कर दिया है, तो ये बातें एडवोकेट डिस्क्लोज कर सकता है सेक्शन 132 में। ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के एक्सेप्शन माने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एडवोकेट वर्ड लिखा हुआ है इसकी जगह पहले होता था बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील, तो ये इतने सारे टर्म्स को हटा के सिर्फ एक वर्ड यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है एडवोकेट, और यही चीज इन्होंने सेक्शन 132 में भी की हुई है। भारतीय साक्षी अधिनियम का अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 25। ये क्या कहता है? देखो, अब आप बोलोगे कि सीधा सेक्शन 25 पर क्यों आ गई मैं सेक्शन 20 के बाद? तो सेक्शन 15 से 20 तक एंड सेक्शन 25 ये सेक्शंस हैं एडमिशन के बारे में, तो हम पहले एडमिशन के सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। फिर ये जो बीच के सेक्शन है सेक्शन 21 से लेकर 24 तक, ये कन्फेशन के बारे में है जो कि अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सीधा सेक्शन 25 की अगर हम बात करें तो ये ना ये चीज कहता है कि एडमिशन जो है वो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर है, यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ। एक बार किसी ने कोई बात एडमिट की तो उसी को ही पत्थर की लकीर मान के जजमेंट वगैरह दे दिया, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल वैल्यू है, बल्कि वो तो ऑपरेट होता है एस्टॉपल की तरह। और फिर उसके ऊपर लगेंगे सेक्शन 121 से लेकर 123 तक के प्रोविजन जो कि एस्टॉपल के रिगार्डिंग भारतीय साक्षी अधिनियम में दे रखे हैं। तो अगर एविडेंशियल वैल्यू पूछी जाए एडमिशन की तो सीधा सीधा लिखना कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही पत्थर की लकीर मान लो, कंक्लूसिव प्रूफ मान लो इसे, बल्कि हाँ ये एस्टॉपल की तरह तो ऑपरेट होता है, क्योंकि सेक्शन 25 कह रहा है अगर एक बार कोई बात एडमिट की गई कल के दिन आप उससे पलट नहीं सकते हो, आपके ऊपर लगेगा एस्टॉपल, ठीक है। इसलिए जो एडमिशन है उनकी कोई नेग्लिजिबल या लिटिल वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वो भी एक अच्छी खासी वैल्यू पोजेस करते हैं एविडेंस में। यहां तक कि अगर जो एडमिशन है फैक्ट का वो किया गया है फॉर्मली, लाइक प्लीडिंग वगैरह में या ड्यूरिंग द हियरिंग बिफोर द कोर्ट, तो एज पर सेक्शन 53 ऑफ भारतीय साक्षी अधिनियम प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो वेवर ऑफ प्रूफ की तरह एक्ट करता है। तो इन सभी बातों का कंक्लूजन यही निकलता है कि जो एडमिशन है वो एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है उन बातों का जो कि एडमिट की गई हैं। ऑलराइट, ये कहा गया था भरत सिंह वर्सेस भागीरथी के केस में। तो यहां पर आपके सेक्शन 15 से लेकर 20 तक एंड सेक्शन 25 ये जो भी प्रोविजन थे एडमिशन के बारे में ये होता है कंप्लीट। अब यहाँ पर कन्फेशन के बारे में दे रखे हैं सेक्शन 22 से लेकर 24 तक के प्रोविजन। कन्फेशन को हिंदी में कहते हैं संस्वीकृति। तो हमें पता होना चाहिए कि कन्फेशन का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा ना कि बोलते हैं, सुना क्या होगा, नॉर्मल सी चीज़ है ये तो, मैंने ना कन्फेस कर दिया कि हाँ मुझे वो पसंद है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, एंड ऑल एंड ऑल। तो वो चीज़ कन्फेशन कैसे हो सकती है? प्यार करना कोई गिल्ट थोड़ी है, कोई गुनाह थोड़ी है, क्योंकि जो कन्फेशन होता है वो तो एडमिशन होता है ना गिल्ट का, क्राइम का, कि आपने कोई पर्टिकुलर क्राइम कर दिया है, आपने किसी का मर्डर कर दिया है, आपने कोई घड़ी चुरा ली है, आप मान रहे हो ये चीज़, हाँ मैंने घड़ी चुराई है, हाँ मैंने रॉबरी की है, हाँ मैंने डकैती डाली है एंड ऑल, ठीक है। तो ये जो कन्फेशन है, कन्फेशन का मतलब होता है कि जिस क्राइम का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसके बारे में आप मान रहे हो कि हाँ आपने वो पर्टिकुलर चीज़ की है, या किसी भी तरीके से आप ये चीज़ सजेस्ट कर रहे हो कि हाँ आपने वो पर्टिकुलर चीज़ की है, समझ रहे हो। और आप जब कन्फेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी तरीके का प्रेशर दिया जा रहा है, आप बिल्कुल फ्री विल से वॉलंटरी कन्फेशन करने चाहिए, तभी आपका कन्फेशन यहाँ पर एडमिसिबल होगा। तो इस तरह से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो कन्फेशन है वो एक काइंड है, टाइप है एडमिशन का। एडमिशन तो किसी भी चीज़ के बारे में हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एडमिशन पर्टिकुलरली किसी गिल्ट के बारे में करते हैं, किसी क्राइम के बारे में करते हैं कि हाँ हमने वो क्राइम किया है, तो तब वो चीज़ बन जाती है कन्फेशन। और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 22 ये कहता है कि अगर
पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा चार्ज के रेफरेंस में, एक्यूज के अगेंस्ट जो चार्ज लगा है उसके रेफरेंस में किए गए इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोवर्शन या प्रॉमिस की वजह से अगर एक्यूज ने किया है कन्फेशन, वो भी क्यों, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ना एक्यूज को ये बिलीव हुआ कि भाई कन्फेशन करना ही बेटर है, क्योंकि कन्फेशन करने से या तो उसको कोई एडवांटेज होगा या वो उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ होने वाली है प्रोसीडिंग में, जो भी बुरी चीज़ उसके अगेंस्ट होने वाली है उससे वो बच सकेगा। तो इस वजह से अगर कन्फेशन एक्यूज पर्सन ने किया है क्योंकि उसको इंड्यूस किया गया था, थ्रेट दिया गया था, कोवर्शन किया गया था, प्रॉमिस किया गया था, तो ऐसे कन्फेशन को ना हम कन्फेशन मानते ही नहीं है, मतलब इररिलेवेंट है ऐसा कन्फेशन। और साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 354 में प्रोहिबिशन लगाया गया है कि एक्यूज को ना हम प्रॉमिस करके, थ्रेट करके या किसी भी अदर तरीके का इन्फ्लुएंस करके इंड्यूस नहीं कर सकते हैं कि भाई जो तुझे पता है वो तू बता, या फिर जो तुझे पता है वो तू मत बता। इसके अलावा डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में ये चीज़ क्लियर की गई कि कन्फेशन कराने के चक्कर में ना ऐसा नहीं करना है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंटेरोगेशन के दौरान या किसी भी और चीज़ के दौरान उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि उसको उसके साथ क्रूअल, इनह्यूमेन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये चीज़ एक्यूज पर्सन के आर्टिकल 21 में दिए गए फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। और जो इस तरह से कन्फेशन लेते हैं ना उनको पनिश किया जाता है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 120 के तहत। तो ये जो सेक्शन 22 अभी हमने पढ़ा, इसकी जगह इंडियन एविडेंस एक्ट में होता था सेक्शन 24, और वहां पर ना ये वाला टर्म नहीं था, कोवर्शन। तो ये न्यू चीज़ है जो ऐड की गई है। बाकी सेक्शन 22 में ना आपको दो प्रोवाइजो और दिखेंगे, प्रोवाइजो 1, प्रोवाइजो 2। प्रोवाइजो 1 इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 28 होता था, और प्रोवाइजो 2 इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 29 होता था। तो ये जो चारों टर्म्स यहाँ पर यूज हुए इनका मतलब क्या है? इंड्यूसमेंट मतलब किसी भी तरीके से ना इन्फ्लुएंस करना, लाइक एक्यूज को बोल रहे हैं हमें सब पता है, इसलिए तू नहीं भी बताएगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे अच्छा तू बता ही दे, यही तेरे लिए बेटर होगा। धमकी नॉर्मली सभी को पता है धमकी क्या होती है, लाइक किसी भी तरीके की जान माल की धमकी दे रहे हैं हम, एक्यूज को कह रहे हैं कि भाई पूरी रात हम तुझे इतना मारेंगे कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी, तो इसलिए तू पहले याद कर ले ये चीज़ कि तूने क्या किया और वो तू हमें बता दे, मतलब कन्फेस कर दे भाई। कोवर्शन मतलब किसी भी तरीके से प्रेशराइज करना, कंपेल करना, जैसे कि घर वाले ही कह रहे हैं कि हम तो भैया सुसाइड कर लेंगे अगर तुमने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। प्रॉमिस बोले तो टेम्पटिंग प्रोमिसेस, लुभावने प्रोमिसेस, लाइक जैसे कि एक उसको कहा जा रहा है कि भाई बता दे तेरी पनिशमेंट कम कर देंगे। वहीं पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पर्सन इन अथॉरिटी बोले तो कोई भी ऐसा पर्सन जो एक्यूज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रख सकता है, जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को देखते ही ना लोग हैं तो पुलिस वाले भी इंसान ही, बट पता नहीं क्यों डर जाते हैं। हॉस्टल वार्डन जो होते हैं ना, तो जो हॉस्टलार्स होते हैं, यही बोलते हैं ना, जो हॉस्टल में रहने वाले होते हैं ना, तो थोड़ा खौफ रहता ही है हॉस्टल वार्डन का, भले चाहे थोड़ा हो पर होता है वैसे तो। प्रिजर्वेशन ऑफिसर हो गए, ऑफिस का बॉस हो गया, ठीक है, या कोई भी इस तरह के स्टेटस के ऑफिसर वगैरह हो गए, तो उनको हम यहाँ पर पर्सन इन अथॉरिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हम डॉक्टर को भी पर्सन इन अथॉरिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं? तो नॉर्मली अगर एक्यूज पर्सन उस डॉक्टर को जो कि उसका ट्रीटमेंट कर रहा है बता रहा है कि मैंने ये क्राइम कर दिया है, तो तब वो डॉक्टर इस चीज़ का ना एविडेंस दे सकता है कि हाँ देखो इस एक्यूज पर्सन ने मेरे सामने ये चीज़ कन्फेस की थी, और फिर ये जो कन्फेशन होगा ना एक्यूज का, इसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलेंगे, ठीक है। बट लेकिन अगर ऐसा हो कि बाहर पुलिस खड़ी है, अंदर डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या पुलिस की प्रेजेंस में डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक्यूज का, वहां पर एक्यूज कन्फेशन कर रहा है, तो तब वो भी एडमिसेबल नहीं होगा, ठीक है। तब डॉक्टर को भी ना हम मानेंगे कि वो पर्सन इन अथॉरिटी की कैटेगरी में है उस दौरान, ठीक है। अब स्पिरिचुअल कन्फेशन भी कुछ लोग करते हैं, मतलब लाइक अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए, लाइक वो दूसरी दुनिया में जब जाएंगे ना मर के, वहां पे उनको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, मतलब मरने के बाद वो बेनिफिट मिले, ठीक है, तो उस बेनिफिट के लिए जो कन्फेशन करते हैं वो एडमिसेबल होते हैं, लेकिन ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्यूज क्या करता है, जब उसको ना टेम्पल में ले जाया जाता है तो वो शंकर जी का जो मूर्ति है उसको पकड़ के रोने लगता है कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने, मतलब ऐसे नहीं, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो क्राइम कर दिया है, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे करके रोने लगता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये स्पिरिचुअल बेनिफिट वाला कन्फेशन है, तो ये एडमिसेबल माना जाएगा, ठीक है। अब कन्फेशन के रिगार्डिंग ना कुछ केसेस में क्लियरिटी दी गई कि किस चीज़ को हम कन्फेशन नहीं मानेंगे, किस चीज़ को हम कन्फेशन मानेंगे। तो
सबसे पहले पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का केस आया, जिसमें लॉर्ड एटकिन ने ना ये चीज़ कही थी कि कोई स्टेटमेंट अगर आप कन्फेशन मान रहे हो तो उसका पूरा नेचर होना चाहिए इनकल्पेटरी, यानी कि कंप्लीटली वो एक्यूज को गिल्टी ठहरा रही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस स्टेटमेंट का आधा पार्ट तो इनकल्पेटरी है, आधा पार्ट एक्सकल्पेटरी है, मतलब आधा पार्ट तो एक्यूज पर्सन को दोषी दिखा रहा है, आधा पार्ट एक्यूज को बेगुनाह दिखा रहा है। तो इस तरह के कन्फेशन को ना एडमिसेबल नहीं मानते हैं, ऐसा पकाला नारायण स्वामी के केस में कहा गया। और यही बात पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कही गई। लेकिन निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा गया कि जो इनकल्पेटरी पार्ट है स्टेटमेंट का, उस पर रिलाय तब किया जा सकता है जब एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट करने वाले हमारे पास इनफ एविडेंस है। फिर अगेन शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में पकाला नारायण स्वामी के केस में जो दिया गया था ना डिसीजन की, सिर्फ स्टेटमेंट जो है वो इनकल्पेटरी नेचर का होना चाहिए तभी हम उसको कन्फेशन मानेंगे, इसको वापस से अपहेल्ड किया गया। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि जो इंटायर स्टेटमेंट है एक्यूज का वो इनकल्पेटरी नेचर का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पार्शियली इनकल्पेटरी नेचर का है एंड पार्शियली एक्सकल्पेटरी नेचर का है। अब कन्फेशन के टाइप्स अगर अपन लोग देखें तो कन्फेशन 3 तरह का होता है, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, रेट्रैक्टेड कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन बोले तो जो कन्फेशन इनसाइड द कोर्ट किया जा रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो आउटसाइड द कोर्ट किया जा रहा है, रेट्रैक्टेड कन्फेशन यानी कि जो आउटसाइड द कोर्ट किया गया बट इनसाइड द कोर्ट पलट दिया गया। ठीक है, तो अगर हम इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करें तो सबसे पहले जुडिशियल कन्फेशन, जैसे कि मैंने बताया कि जो कोर्ट में किया जाता है कन्फेशन बाय द एक्यूज, उसको हम कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन। तो कौन कौन से हो सकते हैं वो कन्फेशन? लाइक ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 183 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष जो कन्फेशन किया एक्यूज ने, इस सेक्शन में जो भी फॉर्मेलिटीज दे रखी ना उन सबको फुलफिल करते हुए, तो वो कन्फेशन जुडिशियल कन्फेशन है। लाइक ड्यूरिंग द कमिटल प्रोसीडिंग, कोर्ट के समक्ष जो कन्फेशन किया एक्यूज ने, या फिर ड्यूरिंग द ट्रायल अंडर सेक्शन 316 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो एक्यूज ने किया कन्फेशन, वो भी जुडिशियल कन्फेशन माना जाता है। और ये कन्फेशन एक्यूज वॉलेंटरी करना चाहिए, इन द फ्री स्टेट ऑफ माइंड करना चाहिए, तब करना चाहिए जब वो साउंड माइंड का है। ऑलराइट, तभी हम उसको एविडेंस में एडमिसिबल मानते हैं। और जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष एक्यूज पर्सन ने किया कन्फेशन, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एज अ विटनेस बुला के कोर्ट में एग्जामिन करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए जुडिशियल कन्फेशन अच्छी खासी एविडेंशियरी वैल्यू पोजेस करता है। और ऐसा स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद के केस में भी कहा गया था कि कन्फेशन एक्यूज का जो मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया होता है वो कन्फेशन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। और अगर कोर्ट को लग रहा है कि हाँ ये कन्फेशन वॉलेंटरी है, ट्रू है, तो सिर्फ उस कन्फेशन के आधार पर ही एक्यूज को कन्विक्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि जुडिशियल कन्फेशन एक अच्छा एविडेंस माना जाता है और इसको ना कॉरोबरेट करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यायिकेतर संस्वीकृति, तो ये ऐसा कन्फेशन होता है जो एक्यूज ने किया होता है किसी भी पर्सन को कोर्ट के बाहर, किसी भी पर्सन को, यानी कि जज को भी किया गया हो सकता है, मजिस्ट्रेट को भी किया गया हो सकता है, बट होना चाहिए कोर्ट के बाहर। ठीक है, इनके अलावा डॉक्टर को, अपने खुद के रिलेटिव्स को, या फिर किसी स्ट्रेंजर पर्सन को, और यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर को भी, भले ही पुलिस ऑफिसर के समक्ष किया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता है, बट ये आता है कन्फेशन किस कैटेगरी में? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कैटेगरी में। ठीक है, तो जिस भी पर्सन के समक्ष एक्यूज पर्सन ने माना कि हाँ उसने क्राइम किया है, उस पर्सन को एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाया जाता है, उस पर्सन की क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस एंड रिलायबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए, एंड उसका एग्जामिनेशन वगैरह भी होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई भी पर्सन आके कोर्ट में ऐसा झूठ झूठ भी बोल सकता है कि ये जो एक्यूज पर्सन है ना, इसने मेरे सामने माना था, कबूल किया था कि हाँ इसने क्राइम किया है, तो ऐसा कोई झूठ भी बोल सकता है। इसलिए ना जो एक्स्ट्रा जुडिशियल टाइप के कन्फेशन होते हैं ये कई बार झूठ भी हो सकते हैं। कोई आके ऐसे झूठ झूठ बोल रहा है कि इस पर्सन ने तो मेरे सामने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किया था। तो इसीलिए इन कन्फेशन को अपन लोग एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस मानते हैं एज कंपेयर टू जुडिशियल कन्फेशन। इन कन्फेशन को बहुत ज़्यादा केयरफुली स्क्रूटनाइज करना चाहिए। जिस पर्सन के सामने एक्यूज ने अपना गुनाह कबूल किया था उस पर्सन की ट्रस्ट वर्दीनेस चेक करनी पड़ती है इन कन्फेशन को एडमिसेबल करने के लिए, और इसीलिए सिर्फ ऐसे कन्फेशन के आधार पर कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है। और इन कन्फेशन के मामलों में अदर एविडेंस का कोरोबरेशन किया जाना जरूरी होता है।
ऐसा कहा गया था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस पलटन मल्ला के केस में। तो ये जो कई बार ये जो हिंदी वाली टर्म्स इंग्लिश में लिखी हुई होती है ना, तो कई बार ऐसा होता है मैं ना गलत उच्चारण कर देती हूँ उसका, तो ये चीज़ आप ठीक से पढ़ लेना कि लिखा हुआ क्या है। क्योंकि ना अभी मेरे साथ क्या हुआ, रिसेंटली मैं बाजार गई थी बुक की पैकेजिंग का मटेरियल लेने, तो किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि कौन सी शॉप से मिलेगा, उसने लिखा था ऐसे करके। तो जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताओ हिंदी में कि आपने इसको क्या पढ़ा। मैंने तो इसको देखो पढ़ा था माता की शॉप, और मेरे माइंड में पिक्चर बन रही थी कि ये जो शॉप होगी ना यहाँ पर पूजा वगैरह का भी सामान मिलता होगा। तो मैं बाजार में पूछ रही सबसे कि ये माता की शॉप किधर है, जिस जगह पर बताया था ना उस जगह, तो कोई बता ही नहीं पा रहा। मैंने कहा यार यहीं पे तो शॉप है, इन्हें पता ही नहीं है। फिर एक अंकल ने मेरे को बोला कि बेटा ये माता नहीं है, ये माटा की शॉप है। मैंने कहा भैया, मेरे को ना इतनी तेज हंसी आई ना उस टाइम पे, मैंने कहा बे मतलब मेरे को पढ़ना ही नहीं आता है। तो कई बार ना ऐसा हो जाता है, तो इसलिए आप ना ये जो हिंदी वाले टर्म्स होते हैं ना एक बार इनको ना देख लिया करो कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात कर रहे थे, तो ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है, उसकी रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए कोरोबरेशन जरूरी होता है। ऐसा ना रिसेंट के केस में भी कहा गया था, पवन कुमार चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2023 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था इस केस में। बट वही मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2023 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरली देखो वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज अ वीक काइंड ऑफ एविडेंस, ठीक है। बट स्टिल इसके आधार पे ना कन्विक्शन किया जा सकता है, अगर क्या हो जाए, प्रूव हो जाए कि एक्यूज ने वॉलेंटरी किया था और ये ट्रुथफुल है, और किसी भी तरह के इंड्यूसमेंट में आके उसने कन्फेशन नहीं किया था, बल्कि जो कन्फेशन था वो हर एक इंड्यूसमेंट से फ्री था, और एक्यूज ने फिट स्टेट ऑफ माइंड में वो कन्फेशन किया, तो तब उस कन्फेशन के आधार पर कन्विक्शन भी किया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं खुद बड़बड़ाते हुए, खुद से बात करते हुए ये बोल रही हूँ कि हाँ मैंने ये क्राइम कर दिया है, मैं ऐसे करके बोल रही हूँ, ठीक है, हे भगवान मैंने उसको मार दिया, या फिर मैं बोल रही हूँ हे मेरे अल्लाह मुझे बचा लो, अब क्या होगा, मैंने उसके घर से इतना सारा सामान चुरा लिया है, या फिर मैं कुछ भी इस तरह का कोई सा भी क्राइम इस तरीके से बोल के, किसी भी तरीके से बोल के, खुद से बात करते हुए कबूल कर रही हूँ, तो क्या इस चीज़ को कन्फेशन माना जा सकता है? तो ये चीज़ ना एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कैटेगरी में आ जाएगी, बट तब जब दीवारों के कान होंगे, मतलब कोई सुना हो मेरे इस बड़बड़ाने को। ऑलराइट, जैसा कि इस केस में हुआ था साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। यहाँ पे हुआ पता है क्या, कि जो एक्यूज था ना उसने मर्डर किया अपनी डॉटर इन लॉ का, और फिर मर्डर के बाद ना वो ऐसे बोलता हुआ जा रहा था कि मैंने उसको उसके डेली के झगड़ों के साथ कर दिया खत्म, दी एंड। तो यहाँ पर लोगों ने ये बात उसको कहते हुए सुना, तो इस चीज को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना गया। अगला टाइप है हमारे पास रिट्रैक्टेड कन्फेशन। तो कई बार ऐसा होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के केस में कि एक्यूज ने तो ऐसे किसी के सामने भी बोल दिया या कहीं पर भी मान लिया कि हाँ मैंने किया है क्राइम एंड ऑल, बट जब वो कोर्ट में जाकर, जब उसका ट्रायल चल रहा है, वहां पर पलट जाए, अपना कन्फेशन विड्रॉ कर दे, रिजेक्ट कर दे कि मैंने जो पहले बोला था वो गलत है, वो तो मैंने बोला ही नहीं, ऐसे कर दे, तो तब उसका कन्फेशन बन जाएगा रिट्रैक्टेड कन्फेशन। और मतलब देखो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि वो ट्रायल में झूठ बोल रहा हो, पहले उसने बात मानी थी, कन्फेस किया था कि हाँ उसने क्राइम किया है, बट ट्रायल में आके उसने पलट दिया अपना स्टेटमेंट। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन ने पहले जब क्राइम कबूल किया था वो किसी भी तरह के प्रेशर में था, इसलिए उसने कर दिया, बट जब कोर्ट के समक्ष उसको लेकर आया गया, उसका ट्रायल वगैरह चला, तो वहां पर ना उसको हिम्मत आ गई जज वगैरह देख के सामने अपने, और फिर उसने अपना वो कन्फेशन ले लिया वापस। तो ऐसा भी हो सकता है, एक्यूज इनोसेंट भी हो सकता है, पहले कन्फेशन किया भले ही, बट वो किसी प्रेशर में किया गया भी हो सकता है। तो इसलिए ना जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन होता है ना उसको हम वीक काइंड ऑफ एविडेंस मानते हैं। उसको प्रूव करने के लिए हमें चाहिए होता है कोरोबरेशन, बहुत अच्छे अच्छे एविडेंस का। मात्र ऐसे कन्फेक्शन के आधार पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है। ओके, ऐसा कहा गया था प्यारे लाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। अब सेक्शन 22 के फर्स्ट प्रोवाइजो में जो चीज दे रखी है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो होता था सेक्शन 28 इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो वो क्या कह रही है, वही बात कह रही है, बस अंतर यह है कि यहाँ पे एक नया वर्ड डाल दिया, कोवर्शन। तो ये कह रहे हैं कि अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कोवर्शन
या फिर प्रॉमिस वगैरह जो भी चीज़ है, इन चारों में से किसी भी चीज़ से अगर कन्फेशन लिया जा रहा था तो तब तो वो देखो इरेलीवेंट होगा। बट वहीं अगर इन चीज़ों का इम्पैक्ट हट गया कोर्ट की ओपिनियन में एक्यूज के ऊपर से, देन उसने कन्फेशन किया तो वो कन्फेशन ना रेलेवेंट होगा। सेक्शन 22 का सेकंड प्रोवाइजो जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में होता था, सेक्शन नंबर 29, इसको ना हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कन्फेशन के बारे में कुछ और जो सेक्शंस हैं वो हमें पता होने चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 23 तीन बातें बताता है, जिसमें से सबसे पहली चीज जो सब सेक्शन 1 में दे रखी है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 25 होता था। सब सेक्शन 2 में जो चीज दे रखी है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 26 में थी, और जो प्रोवाइजो यहाँ पर दे रखा है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 होता था। तो सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सबसे पहले सबसेक्शन 1 जो दे रखा है वो ये कहता है कि अगर एक्यूज पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि भैया आपने ये XYZ ऑफेंस कमिट किया है, तो अगर एक्यूज पर्सन कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है, या इसके अलावा ना एक्यूज बोल रहा है कि ये नहीं मैंने ना इसके अलावा कोई और ही क्राइम किया है, तो अल्टीमेटली ये जो कन्फेशन एक्यूज पर्सन कर रहा है, अगर ये कन्फेशन कर रहा है पुलिस को, तो पुलिस को किया जाने वाला कन्फेशन प्रूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एविडेंस में एडमिसेबल ही नहीं होता है। फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस ऑफिसर को ऐसा कन्फेशन इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया गया हो, या इन्वेस्टिगेशन से पहले किया गया हो, या फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद किया गया हो। अल्टीमेटली ये जो कन्फेशन है किया गया है पुलिस ऑफिसर को, इसलिए सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 की वजह से ये प्रूव नहीं किया जा सकता है, तो ये इनएडमिसेबल होगा एविडेंस में। ये कहा भी गया था पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर के केस में। इसके अलावा अगर FIR लॉन्च करी है एक्यूज ने जाके खुद ही, जिसमें उसने माना है कि मैंने ये पर्टिकुलर क्राइम कर दिया है, तो जो FIR है वो बन गई है कन्फेशनल नेचर की, तो क्या उसकी एविडेंस में वैल्यू होगी? तो इसका आंसर है कि इसको ना एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली FIR लॉन्च किसके पास की जाती है? SHO के पास, जो कि पुलिस की कैटेगरी में आता है, और पुलिस को किया जाने वाला कन्फेशन प्रूफ नहीं किया जा सकता है, इनएडमिसेबल होता है एविडेंस में। हालांकि कन्फेशनल नेचर वाली ये जो FIR है, ये एक्यूज के कंडक्ट के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 6 में हो सकती है रेलेवेंट, और ये बात कही गई थी अघनु नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। इसके अलावा ना अगर ऐसा हो कि पुलिस ऑफिसर को ही किसी एग्जिस्टिंग लॉ के तहत मजिस्ट्रेट की पावर दे दी गई थी, तो क्या तब पुलिस ऑफिसर कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है? तो इसका आंसर दे रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 183 सबसेक्शन 1 में दिए गए सेकंड प्रोवाइजो में, कि तब भी पुलिस ऑफिसर कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर मजिस्ट्रेट की पावर वाले पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया जाएगा तो वो तब भी प्रूव नहीं किया जा सकेगा, इनएडमिसेबल ही रहेगा। ये कहा गया था नारायण राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में। और जैसा कि हम सेक्शन 25 में पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कि को एक्यूज का कन्फेशन रेलेवेंट होता है, तो क्या पुलिस ऑफिसर को जो एक एक्यूज ने किया है कन्फेशन, वो उसके अगेंस्ट तो देखो रेलेवेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो प्रूव नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में ये चीज मना कर रखी है। तो क्या वो उसके को एक्यूज के अगेंस्ट एडमिसिबल हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। जब वो उस एक्यूज के अगेंस्ट ही प्रूव नहीं किया जा सकता, तो उसके वो को एक्यूज के अगेंस्ट भी प्रूव नहीं किया जा सकता है। ये कहा गया था नागुझल्ला वर्सेस एम्परर के केस में। अब यहां पर सवाल ये आता है कि सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के तहत पुलिस ऑफिसर हम लोग कहेंगे किसको? तो यहाँ पर देखो, पुलिस ऑफिसर के लिए ना ये चीज जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म में हो या फिर वो कैजुअल ड्रेस में हो, और सिर्फ इतना काफी नहीं है कि उसको अरेस्ट करने की पावर है, उसके पास सर्च की पावर है, उसके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है। उसके पास जो जरूरी पावर होनी चाहिए वो क्या है? वो है चार्जशीट फाइल करने की पावर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 193 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष। ओके, तो ये पावर जरूरी है। अब ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, BNS, कसम खुदा की इनको पढ़ने में ना मुझे इतनी ज्यादा आफत आ रही है कि मैं क्या ही बताऊं। ये IPC, CRPC, ये वर्ड्स बोलने का ही ना मतलब एक अलग ही फील होता था, मतलब अब वो फील नहीं आ रहा। पता, ये तीनों के ये शॉर्ट फॉर्म जो है ना, ये बोलने का मन ही नहीं कर रहा। BNSS, BNS, BSA, ऐसा लग रहा है जैसे कि NSS, वो जो NCC, वो जो ये है क्या मतलब BSNL, कभी ऐसा भी बोला जा रहा मेरे से, तो मैं इसकी ना शॉर्ट फॉर्म ही नहीं बोल रही हूँ।
और वैसे तो पुलिस ऑफिसर में जो रेगुलर पुलिस फोर्स के मेंबर्स होते हैं वो तो इंक्लूड होते ही हैं, और सिमिलर पावर रखने वाले जो भी होते हैं इंडिविजुअल्स लाइक चौकीदार्स वगैरह, विलेज हेडमैन हो गया, होम गार्ड वगैरह, ये भी इंक्लूड होते हैं। इवन एक्साइज इंस्पेक्टर जो होता है ना, उनको भी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में रखा जाता है। और साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ही माना जाता है। और ये चीज कही गई थी तूफान सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020 के केस में। इससे पहले एक केस आया था फ्रांसिस करके ना, वहां पे देखो ये चीज मना कर दी गई थी, बट इस केस में ये चीज कह दी गई है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके समक्ष किया गया कन्फेशन प्रूव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको भी यहाँ पर हम पुलिस ऑफिसर ही मानते हैं। और इस चीज के रिगार्डिंग एक रिसेंट का केस भी आया, बलविंदर सिंह वर्सेस एनसीबी 2023 का केस। इसमें कहा गया कि नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनको भी हम यहाँ पर पुलिस ऑफिसर मानेंगे और उनके समक्ष किया गया कन्फेशन इनएडमिसिबल होगा। बट जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं उनको स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम के केस में कहा गया कि हम पुलिस ऑफिसर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के पर्पज से नहीं मानेंगे, और साथ ही जो आरपीएफ के मेंबर होते हैं उनको भी नहीं मानेंगे। और जो पीएमएलए के तहत ईडी अथॉरिटीज होती हैं उनको भी सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पर्पज से हम पुलिस ऑफिसर नहीं मानते हैं। इसके अलावा टाडा पोटा में जो कन्फेशन किए जाते हैं ना पुलिस ऑफिसर को, वो एडमिसिबल होता है, क्योंकि वहां पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 नहीं लगता है, ठीक है। बट ये जो टाडा पोटा एक्ट है अब ये रिपील हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज और जान लो, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 जो कन्फेशन का यूज क्रिमिनल केसेस में प्रोहिबिट कर रहा है, ऐसे कन्फेशन का यूज जो कि किए गए हैं पुलिस को, बट वो सिविल केसेस में उसका यूज करने से कोई रोक नहीं लगा रहा है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसलिए देखो, उस कन्फेशन को अपन लोग जो पुलिस ऑफिसर को किया गया है सिविल प्रोसीडिंग में एडमिशन के प्रीव्यू में रखकर एविडेंस में एक्सेप्ट कर सकते हैं, और फिर उसको ना हम सेक्शन 15, 16, 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो दिए गए हैं उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही डील करेंगे। बाकी आपने ये ध्यान रखना है कि क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल के केस में ये बताया गया था कि आखिर क्यों हम पुलिस ऑफिसर के समक्ष किए जाने वाले कन्फेशन को एविडेंस में नहीं ले रहे हैं। देखो, इसके पीछे रीजन सीधा सीधा ये है कि अगर ऐसा कर दिया जाए अलाउ, तो फिर पुलिस ऑफिसर ना फ्रिक्वेंटली एक्यूज के ऊपर थर्ड डिग्री मेथड वगैरह यूज किया करेंगे, उसकी मार धुलाई कुटाई वगैरह किया करेंगे और उससे कन्फेशन उगलवाया करेंगे। तो इसलिए पहले इन्होंने सीधा कर दिया ये चीज कि पुलिस के सामने जो कन्फेशन किया जाएगा वो प्रूव ही नहीं किया जाएगा, तो फिर मार धुलाई पुलिस क्यों करे, क्यों कन्फेशन उगलवाए। और साथ ही ये भी चीज है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लोज 3 में एक्यूज को मिलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, तो इसीलिए उसको ना कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट गवाही दे। बाकी आपने ध्यान रखना है कि सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड इंद्र दलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये केसेस हैं जो कि सेक्शन 23 के सबसेक्शन 1 से रिलेटेड हैं। तो ये हो गया आपका सबसेक्शन 1 सेक्शन 23 का। सबसेक्शन 2 में देखो ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस कस्टडी में एक्यूज ने कन्फेशन किया तो वो कन्फेशन भी एक्यूज के अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा, प्रूव नहीं किया जाएगा, जब तक कि वो इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट जो कि ऑथोराइज है बीएनएसएस के तहत और वो प्रेजेंट भी है ऑन द स्पॉट ना किया गया हो। यानी कि पुलिस कस्टडी में एक्यूज है और वहां पे मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्फेशन अगर किया जा रहा है तो वो तो हो जाएगा एडमिसिबल, बट वो मजिस्ट्रेट ना सेक्शन 183 जो है बीएनएसएस का, उसमें दी गई फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना चाहिए। लाइक उनमें से ना एक फॉर्मेलिटी ये भी है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते टाइम ना ओथ नहीं दिलानी है एक्यूज को, तो वो ओथ नहीं दिलाना चाहिए, ये कहा गया है सेक्शन 183 के सबसेक्शन 5 में। इसके अलावा एक फॉर्मेलिटी ये भी है कि मजिस्ट्रेट वार्निंग देना चाहिए एक्यूज को कि भाई आपको ना कन्फेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वार्निंग के बावजूद भी अगर एक्यूज करे कन्फेशन तो फिर वो कन्फेशन एडमिसिबल होगा, ठीक है। ये कहा गया था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह के केस में। अब यहाँ पर पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है? पुलिस कस्टडी का वही मतलब है जो नॉर्मली होता है। तो बेसिकली पुलिस कस्टडी स्टार्ट होती है जब एक्यूज को पुलिस करती है ना अरेस्ट, तब से, और जब तक कि पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत नहीं कर देती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि मजिस्ट्रेट फिर से पुलिस कस्टडी ऑर्डर कर रहा है तो फिर से स्टार्ट हो जाएगी पुलिस कस्टडी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि जब एक्यूज को अरेस्ट करती है ना पुलिस, उस टाइम से 24 आवर के अंदर जिम्मेवारी होती है पुलिस की कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे। इसमें हम जो जर्नी में लगेगा ना टाइम, उसको एग्जेम्प्ट करेंगे, ठीक है, उसको हटा के ये 24 आवर्स काउंट किए जाएंगे। तो उस दौरान लाइक ऐसा हो सकता है कि पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है एक्यूज को, या लॉकअप में डाला हुआ है, या फिर उसको हथकड़ी लगा के लेके जा रहे हैं, या गाड़ी में लेके जा रहे हैं, तो ये चीज आएगी पुलिस कस्टडी के एम्बिट में।
तो अपन लोग ऐसा भी कहते हैं कि पुलिस कस्टडी ना एक तरह का सर्विलेंस है एंड रिस्ट्रिक्शन है ओवर द एक्यूज, या फिर एक्यूज के मूवमेंट पे कंट्रोल है। और ये चीज़ किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय द पुलिस किया जा रहा है। तो जब हथकड़ी लगा के रखते हैं एक्यूज को, तब भी अपन लोग कहते हैं कि एक्यूज पुलिस कस्टडी में है। या एक्यूज के कंधे पर सिंपली हाथ रखकर पुलिस वाला एक्यूज को लेके जा रहा है, देन तब भी हम कहेंगे कि पुलिस कस्टडी में एक्यूज। या उसको कह रहा है कि मेरे को फॉलो करो, तब भी वो पुलिस कस्टडी में है। या फिर उसको पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है, तब भी वो पुलिस कस्टडी में है। इवन अगर थोड़े टाइम के लिए ना एक्यूज को कहीं पर छोड़कर पुलिस वाला चला गया, लाइक पान खाने चला गया, और उसको कह गया कि तुम यहीं बैठे रहो, मैं आ रहा हूं, तो तब भी अपन लोग कहेंगे कि भले ही वो टेम्पररली एब्सेंट है पुलिस वाला, तब भी एक्यूज पुलिस की कस्टडी में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आर वर्सेस लेस्टर के केस में हुआ था। इस केस में एक्यूज को ना लेके जा रहे थे टोंगा में। कौन लेके जा रहे थे? पुलिस कांस्टेबल। तो अब होता क्या है कि आप ये मान के चलो कि पुलिस कांस्टेबल को उस दौरान सुसु आ गया, या फिर उसको पान खाने जाना था खोखे पे। खोखा बोले तो ऐसी दुकान है जो होती है ना छोटी छोटी सी, जहाँ पर पान वगैरह मिलते हैं, तंबाकू, खैनी, गुटखा एंड ऑल, जुबा केसरी तो उसको ना हम लोग खोखा कहते हैं। तो वो खोखा पे चला गया, और मीनवाइल जो एक्यूज है वो टोंगा ड्राइवर को कहता है कि देख, मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ कि मैं अभी एक का मर्डर करके आया हूँ, या फिर कोई भी क्राइम जो उसने किया था वो कन्फेस कर रहा है यहाँ पे इसको। तो इस कन्फेशन को भी यहाँ पर माना गया कि भले ही टेम्पररी रूप से जो कांस्टेबल था वो यहाँ पर मौजूद नहीं था, तब भी ये कन्फेशन पुलिस कस्टडी में किया गया माना गया, और ये एविडेंस में इनएडमिसिबल हुआ। अब यहाँ पर सेक्शन 23 में जो प्रोवाइजो दिया गया है, ये प्रोवाइजो जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जब सेक्शन 27 था, तब ऐसा बोलते थे कि ये चीज जो सेक्शन 27 में दे रखी है, ये जितने भी प्रोविजन अभी तक हमने कन्फेशन के बारे में डिस्कस किए, उन प्रोविजन का प्रोवाइजो है, या फिर ऐसे कह लो एक्सेप्शन है। और ये चीज मतलब कई केसेस में कही भी गई है, जैसे कि पांडुरंगा कालू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस हो गया, इनायतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस हो गया, एंड जफरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2022 का केस हो गया। तो अब यहां पर अगर हम इस प्रोवाइजो की बात करें कि आखिर ये प्रोवाइजो कहता क्या है, तो ये प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर एक्यूज पर्सन जब पुलिस की कस्टडी में था, उस दौरान वो कोई इंफॉर्मेशन देता है, फर्क नहीं पड़ता कि वो इंफॉर्मेशन कन्फेशनल नेचर की है या कन्फेशनल नेचर की नहीं है, तो अगर उस इंफॉर्मेशन से कोई फैक्ट डिस्कवर होता है, तो सिर्फ उतने ही एक्सटेंट तक उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू होगी, मतलब जितना कि वो डिस्कवर्ड फैक्ट से रिलेटेड है, उतने ही मात्रा तक उसको हम एविडेंस में प्रूव कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूज पुलिस कस्टडी में होता है और उस दौरान वो ये कहता है कि जिस हथियार से उसने मर्डर किया है वो उसने किचन के बैकयार्ड में छुपाया है। अब किचन के बैकयार्ड में जाकर देखा जाता है, वहां से वो हथियार मिल जाता है। तो अब जो इंफॉर्मेशन एक्यूज ने दी थी पुलिस को, इस इंफॉर्मेशन का सिर्फ इतना पार्ट ही यहां पर प्रूव किया जा सकेगा कि जो हथियार से मर्डर किया वो हथियार छुपाया गया कहां पर? किचन के बैकयार्ड में। ओके, अब ये चीज प्रूव करना प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि भाई उसी हथियार से इस एक्यूज पर्सन ने मर्डर किया एंड ऑल। बाकी चीजें अब प्रोसिक्यूशन प्रूव करे। तो ये जो प्रोवाइजो अभी हमने डिस्कस किया, इसको इन्वॉक करने के लिए कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट है। जैसे कि पहली कंडीशन ये है कि जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है वो किसी ऑफेंस का एक्यूज होना चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन देना चाहिए पुलिस कस्टडी में। फर्क नहीं पड़ता कि वो जो इंफॉर्मेशन उसने दी है वो कन्फेशनल नेचर की है या नॉन कन्फेशनल नेचर की, बट पुलिस को ना उस इंफॉर्मेशन के बारे में जब तक कि एक्यूज ने नहीं बताया तब तक पता नहीं होना चाहिए पहले से ही। ओके, और वो इंफॉर्मेशन डिस्टिंक्टली रिलेट होनी चाहिए डिस्कवर्ड फैक्ट से, मतलब उस इंफॉर्मेशन की वजह से कोई फैक्ट की डिस्कवरी होनी चाहिए, और जिस एक्सटेंट तक वो डिस्कवर्ड फैक्ट से रिलेटेड होगी सिर्फ उतने ही एक्सटेंट तक वो प्रूव की जा सकेगी। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की यहाँ पर ये ड्यूटी बनती है कि जो डिस्कवर्ड फैक्ट है उसके रिगार्डिंग वो पंचनामा वगैरह भी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो सेक्शन 23 के प्रोवाइजो में जो बातें हमने डिस्कस की वो आधारित हैं एक डॉक्ट्रिन पर, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट। ये कहा गया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दामू गोपीनाथ शिंदे के केस में, और इस डॉक्ट्रिन को पुलिकरी कोटैया वर्सेस एम्परर के केस में प्रिवी काउंसिल ने किया था एक्सप्लेन। कहा था कि इस डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि पुलिस कस्टडी में जो स्टेटमेंट एक्यूज ने दिए हैं वो सिर्फ उस एक्सटेंट तक प्रूव किए जा सकते हैं जितना कि वो सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड फैक्ट से रिलेटेड होते हैं। और साथ ही ये भी कहा गया था कि डिस्कवर्ड फैक्ट का मतलब यहां पर है उस जगह से भी जहां से कोई बताया गया ऑब्जेक्ट मिला, और साथ ही
उसके बारे में एक्यूज को जो नॉलेज है, ये सब चीजें डिस्कवर्ड फैक्ट के अंदर आएगा। बाकी ये ध्यान रखना है कि इस प्रोवाइजो की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था यूपी वर्सेस देवमान उपाध्याय के केस में कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। तो इस केस में कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। वहीं स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघड़ के केस में इस प्रोवाइजो की और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 72 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इस आधार पर चैलेंज किया गया था कि ये आर्टिकल 20 क्लोज 3 के तहत सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट मिले फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी अपहेल कर दिया। साथ ही सेल्वे वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में जो नार्को एनालिसिस वगैरह किया जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह किया जाता है, ब्रेन मैपिंग वगैरह जो की जाती है, अगर वो एक्यूज की कंसेंट से की जा रही हो तो उसको आर्टिकल 20 क्लोज 3 का वायलेशन नहीं माना। कहा गया कि ये चीज एविडेंस में एडमिसेबल होगी और इसको हम कंसीडर करेंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोवाइजो टू द सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब सेक्शन 24 जो है आपका, ये को एक्यूज के कन्फेशन के बारे में बात करता है। ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा पर्सन को ना, मतलब एक साथ ट्राई किया जा रहा है सेम ऑफेंस के लिए, ठीक है, तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट है कि जॉइंटली ट्रायल हो रहा है सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा पर्सन का, और उनमें से ना एक पर्सन कन्फेशन करता है और उस कन्फेशन से वो खुद तो इम्पैक्ट होगा ही, साथ ही उसके साथ जिनको किया जा रहा है ट्राई वो भी इम्पैक्ट अगर हो रहे हैं, तो तब उसके उस कन्फेशन को जो कोर्ट है वो कंसीडर कर सकती है, कन्फेशनर के अगेंस्ट भी, साथ ही जो उसके ट्राई किए जा रहे हैं पर्सन उनके अगेंस्ट भी। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी को ना जॉइंटली ट्राई किया जा रहा है सी के मर्डर के लिए, और प्रूव ये कर दिया जाता है, देखो यहाँ पे जो कन्फेशन किया जा रहा है ना वो प्रूव किया गया होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रूव कर दिया जाता है कि ना ए ने ना ये कहा था कि बी और मैंने मिलके सी को मारा, तो यहाँ पे जैसे कि ए और बी दोनों का जॉइंटली ट्रायल हो रहा है और इनमें से एक पर्सन यानी कि ए ने ये कन्फेशन किया है कि हाँ इन दोनों ने ही किया है मर्डर सी का, तो अब यहाँ पर कोर्ट चाहे तो इस कन्फेशन को दोनों के अगेंस्ट कंसीडर कर सकती है एविडेंस में। वहीं दूसरा इलस्ट्रेशन ये कह रहा है कि ए का ना ट्रायल चल रहा है कि उसने ना सी का मर्डर किया, इसलिए तो एविडेंस ये दिया जाता है कि सी का मर्डर ना ए और बी दो जनों ने मिलके किया था, और बी ने ये कहा भी था कि ए और मैंने मिलके सी को मारा है। तो बी का ये जो कन्फेशन है, इस कन्फेशन को हम ए के अगेंस्ट कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बी का ए के साथ जॉइंट ट्रायल नहीं चल रहा है, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पर ऑफेंस में ना उस ऑफेंस का अबैटमेंट और अटेम्प्ट ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सवाल है, मान के चलो एक से ज्यादा लोगों का ट्रायल किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, देखो ऐसे किया जा रहा है, मान लो दो लोग हैं ए एंड बी, इनके ऊपर इल्जाम लगा था कि इन्होंने किसी का मर्डर किया है, ठीक है, तो इन दोनों का ट्रायल किया जा रहा है। किया कैसे जा रहा है कि जो बी है वो तो मौजूद ही नहीं है, वो एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? वो एब्सेंट इस वजह से है कि या तो वो भाग गया है या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 84 में ना उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन जारी करके उसको टाइम दिया था कितने टाइम के अंदर आ जा, बट वो नहीं आया है, तो तब इस वजह से ये पर्सन ना एब्सेंट है और इन दोनों का ही ट्रायल किया जा रहा है बी की एब्सेंट में। तो क्या ऐसे ट्रायल को सेक्शन 24 के पर्पज से हम ज्वाइंट ट्रायल मान सकते हैं जहां पर एक पर्सन तो प्रेजेंट ही नहीं है? तो इसका आंसर एक्सप्लेनेशन 2 देता है कि हाँ ऐसा माना जाएगा कि ऐसे ट्रायल को अपन ज्वाइंट ट्रायल मानेंगे सेक्शन 24 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पर्पज से। और ये सेक्शन जब इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 30 होता था तब ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 वहां पर नहीं होता था, तो ये ध्यान रखना है कि ये न्यू चीज है। बाकी सेक्शन 24 को अप्लाई करने के लिए पहली कंडीशन तो यही है कि एक से ज्यादा लोगों का सेम ऑफेंस के लिए ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए, उनमें से कोई करना चाहिए कन्फेशन, और कन्फेशनर ने जो कन्फेशन दिया है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसके साथियों के साथ साथ उस कन्फेशनर को भी गिल्टी शो करता हो। ऐसा नहीं कि खुद को तो वो अपने कन्फेशन से गिल्टी नहीं शो कर रहा, बाकी अपने फेलोज को शो कर रहा है, मतलब ताकि वो खुद बच जाए और उसके साथ ही फंस जाए, ऐसे वाला कन्फेशन नहीं होना चाहिए, ओके। और वो कन्फेशन ड्यूली प्रूव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। अब यहाँ पर को एक्यूज के कन्फेशन की एविडेंशियल वैल्यू डिस्कस की गई थी बभूनी साहू वर्सेस किंग के केस में, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में एंड चंद्रपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के केस में। तो इन तीनों केसेस का निचोड़ यही है कि जो
को एक्यूज का कन्फेशन होता है, ये एक तरह का एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है, क्योंकि जैसा कि इस सेक्शन में लिखा है ना कि ड्यूली प्रूव किया गया होना चाहिए। इट मीन्स कि जो कन्फेशनर ने कन्फेशन किया है को एक्यूज ने, वो आउटसाइड दी कोर्ट किया है, तभी तो उसको प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है। तो जो को एक्यूज का कन्फेशन है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल टाइप ऑफ कन्फेशन है, जो कि एक तरह का वीक एविडेंस माना जाता है, जिसपे रिलाई करने के लिए हमें चाहिए होते हैं अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस। सिर्फ और सिर्फ को एक्यूज के कन्फेशन के आधार पर कन्विक्शन एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट पास नहीं किया जा सकता है, और कोर्ट को पूरा का पूरा डिस्क्रिशन है केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वो को एक्यूज के कन्फेशन को एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है, ये कोर्ट की मर्जी है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 24। तो कन्फेशन के रिगार्डिंग आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन से कन्फेशन रेलेवेंट होते हैं, कौन से कन्फेशन एविडेंस में प्रूव नहीं किए जा सकते हैं, इनएडमिसिबल होते हैं। तो अब उन सब चीजों का ज्ञान लेने के बाद हमारे पास जो पढ़ने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बचता है कन्फेशन के रिगार्डिंग, सेक्शन 22 का सेकंड प्रोवाइजो, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। तो ये कह रहा है कि अगर कन्फेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रूव किए जाने से एक्सक्लूड नहीं किया गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इररिलेवेंट नहीं हो सकता है कि वो अंडर द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी किया गया था, या फिर डिसेप्शन प्रैक्टिस करके एक्यूज पर्सन के ऊपर उससे कन्फेशन ऑब्टेन किया गया था, या फिर वो कन्फेशन तब लिया गया था जब एक्यूज पर्सन नशे की हालत में था, या फिर कन्फेशन ऐसे क्वेश्चन के आंसर में दिया गया था जिस क्वेश्चन का आंसर करना एक्यूज के लिए जरूरी नहीं था, या फिर वो कन्फेशन तब किया गया था जब एक्यूज को ये वार्निंग नहीं दी गई थी कि भाई आपको ना कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जुडिशियल कन्फेशन के केस में तो ये होता है कि सेक्शन 183 के तहत मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी होती है कि वो एक्यूज को वार्निंग दे जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्ड करते टाइम कि भैया आपको ना कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है। बट जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस होता है ना, कोर्ट के बाहर जो किए जाते हैं, वहां पर ये चीज नहीं होती है। कोई पर्सन वार्निंग नहीं दे रहा होता है कि भाई आपको कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कन्फेशन करोगे तो फिर आपके अगेंस्ट वो यूज किया जा सकता है, इसलिए आपको कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई थोड़ी बोलता है। रेंडमली किसी के पास जाके कोई पर्सन कन्फेशन किया, कल के दिन वो आके ये नहीं कह सकता कि इसने तो मुझे वार्निंग ही नहीं दी थी इस चीज की कि आपको कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कन्फेशन करोगे तो आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकेगा। तो अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में कन्फेशन फॉल होगा ना, जो भी मैंने डिस्कस की, वो इररेलेवेंट नहीं होगा बल्कि वो होगा रेलेवेंट। सो फाइनली यहाँ पर आपके एडमिशन एंड कन्फेशन के रिगार्डिंग जो प्रोविजन थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, वो अपन लोगों ने कर लिए है कंप्लीट। और लास्टली ना आपने कमेंट में बताना है ये चीज कि एडमिशन एंड कन्फेशन इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बाकी जो बुक परचेस करोगे ना आप ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, उसमें सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल ही जाएगा, बट आपने फिर भी अपना दिमाग लगा के थोड़ा बताना है कि एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गो विद जीनत को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजों की अपडेट, किसी भी जुडिशरी के एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो निकलती है उसके बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट अवेलेबल है वो सब कुछ डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये बुक परचेस करना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, या फिर कोई भी पीडीएफ नोट किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको परचेस करने के लिए ना मुझे व्हाट्सएप कर लेना, या मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।